नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सेक्शन 105 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा अपने केस को साबित करने के लिए। केस मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 104 में आपने देखा कि लायबिलिटी के बारे में, राइट के बारे में जब जजमेंट चाह रहा है आदमी, तो वो लायबिलिटी और वो राइट डिपेंड किस पे करता है? एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स, कुछ तथ्यों के अस्तित्व पर डिपेंड करता है। तो उन तथ्यों के अस्तित्व को प्रूव करने की जिम्मेदारी उसकी होगी जो कोर्ट के पास गया अपनी इच्छा लेकर के मेरे फेवर में आप जजमेंट दे दीजिए, या किसी की लायबिलिटी के लिए आप जजमेंट दे दीजिए। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं कि सेक्शन 104 में ये कहा गया था कि जो व्यक्ति असर्ट करेगा उसके ऊपर दायित्व होगा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अपने केस को वही प्रूव करे। अब मैं ये कहता हूं कि प्रोसिक्यूशन ने, यही इलस्ट्रेशन ए ले लीजिए, ए यहां पर प्रोसिक्यूशन है, बी यहां पर एक्यूज है। ए ने असर्ट किया कि बी ने क्राइम किया है, आप इसको पनिशमेंट दे दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 104, ए मस्ट प्रूव दैट बी हैज कमिटेड द पर्टिकुलर क्राइम। अब यहां पर ए ने, प्रोसिक्यूशन ने प्रूव भी कर दिया कि ए ने क्राइम कमिट किया है। तो अब क्या है कि प्रोसिक्यूशन ने अपना बर्डन डिस्चार्ज किया, तो अब तो कोर्ट को सीधे सीधे सजा दे देनी चाहिए। अब मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जब प्रोसिक्यूशन ने अपने केस को प्रूव कर दिया, अब बारी आती है एक्यूज की। तो क्या 104 कहती है कहीं कि एक्यूज की बारी आएगी? 104 ने तो कहीं भी नहीं कहा कि अब एक्यूज को सुन लीजिए आप। यहां तो सिंपल ये कहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर था, उसने अपना बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज कर दिया है, तो उसकी ड्यूटी तो पूरी हो गई। अब उसकी ड्यूटी पूरी हो गई तो जो उसकी डिजायर थी कि आप सजा दे दीजिए बी को, तो अब आप सजा दे दीजिए। बी की बारी क्यों आती है, मेरा क्वेश्चन ये है। अगर आप लोगों को पता है कि बी की बारी क्यों आएगी, क्यों उससे एक्सप्लेनेशन लिया जाएगा, अगर आप बता सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके कमेंट करके जरूर बताइए। और नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ऑडी अल्ट्रम पार्टम, इसका मतलब यह है कि दूसरी पार्टी को भी सुना जाएगा। ऑडी अल्ट्रम पार्टम मतलब हियर द अपोजिट पार्टी। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक ये प्रिंसिपल है कि जब तक आप दूसरी पार्टी को नहीं सुन लेंगे तब तक आप उसको कंडेम नहीं कर सकते, जब तक आप उसको सजा नहीं दे सकते। तो पहली बात कि एक्यूज को क्यों सुना जाए, उसके लिए फंडामेंटल राइट है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, जो आर्टिकल 21 में भी कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति की आप लाइफ एंड लिबर्टी को कर्टेल करना चाहते हैं तो जो प्रोसीजर हो वो जस्ट हो, फेयर हो और रीजनेबल हो। जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल का मतलब है वो तभी होगा जब आप जिस व्यक्ति की लाइफ एंड लिबर्टी को कर्टेल करने जा रहे हैं आप पहले उसको सुन लीजिए। तो पहला प्रिंसिपल तो ये हुआ कि प्रोसिक्यूशन ने अपनी ड्यूटी पूरी कर देने के बावजूद भी एक्यूज को सुना जाना कंपलसरी है। अगर उसको नहीं सुना गया और सीधे सीधे सजा कर दी गई तो वो सजा विसिएट होगी, वो प्रोसीडिंग विसिएट हो जाए, उसका फंडामेंटल राइट है। दूसरी बात, सीआरपीसी की एक सेक्शन है 313 जो अब 351 बीएनएसएस हो। यहां पर भी ये कहा गया कि जब प्रोसिक्यूशन ने अपनी एविडेंसेस दे दी तो अब कोर्ट को एक्यूज से एक्सप्लेनेशंस मांगने होंगे कि आपके खिलाफ ये एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन ने रखी हैं, क्या आप इनको एक्सप्लेन करना चाहते हैं? तो कोर्ट यहां पर एक्यूज से क्वेश्चन पूछेगी, एक्यूज उनका जवाब देगा। लेकिन यहां पर मे वर्ड यूज हुआ है, कंपलसरी नहीं, मे वर्ड यूज हुआ है, शेल वर्ड यूज नहीं हुआ। तो सेक्शन 313 भी एक स्टेज है जहां पर एक्यूज को सुने बिना उसके अगेंस्ट डिसीजन नहीं दिया जा सकता। तो यहां पर एक्सप्लेन करने की बारी आती है। अब एक दूसरी सेक्शन है 256 बीएनएसएस। यहां पर भी ये कहा गया
कि जब एक्यूज को आप एक्विटल नहीं कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन की एविडेंस सुनने के बाद, एक्यूज का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आप उसको एक्विटल नहीं कर रहे हैं, तो आप यहां पर फिर सेल वर्ड यूज हुआ है, कोर्ट को बाउंड किया गया है कि फिर आप एक्यूज को कहेंगे, बुलाएंगे कि आप अपने फेवर में अगर कुछ डिफेंस एविडेंसेस लाना चाहते हैं तो आप डिफेंस एविडेंसेस ले आइए, आप हमें बताइए, हम उनको नोटिस करके सम्मन करके उनको बुला लेंगे। तो एक सेक्शन हुई 256 BNSS भारतीय साक्ष्य अधिनियम। एक और सेक्शन है 258 BNSS। यहां पर भी यहां तो बात हुई कि अभी तक गिल्टी नहीं है, 256 में गिल्टी नहीं सुनाया गया उसको, उससे पहले उसको कहा गया कि आप अपने फेवर में एविडेंस ले आइए, लेकिन जब वो एविडेंस ले आया उसके बाद भी कोर्ट ने सोचा कि नहीं ये तो गिल्टी है, अब उसको गिल्टी सुना दिया है, कन्विक्ट कर दिया। अब बात आती है कि उसको सेंटेंस कितनी दी जाए, सजा कितनी दी जाए। तो सेक्शन 258 में भी कहा गया है कि आप एक्यूज को सुनेंगे सेंटेंस सुनाने से पहले, यहां पर भी सेल वर्ड यूज हुआ है। तो इतनी जगह पर ये सेक्शन 10 अपने आप में एक बात कह देने के बावजूद भी इससे कुछ कनेक्टेड सेक्शन है, कभी कोई कंफ्यूजन आपको करने लगे तो इतने सारे प्रोविजंस आपको पता होना चाहिए जिनके आधार पर आप कह सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, आप एक्यूज को सुनना ही पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं सेक्शन 105 भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहती है। देखिए सेक्शन 105 इसका हेडिंग है ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। इससे पहले आप सेक्शन 104 का सेकंड पार्ट देखिए, जहां पर यह कहा गया था व्हेन एनी पर्सन इज बाउंड टू प्रूव अ फैक्ट, व्हेन एनी पर्सन इज बाउंड टू प्रूव अ फैक्ट, बाउंड का मतलब लीगली बाउंड, लॉ ने कहीं ना कहीं बाउंड किया है उस पर्सन को कि इस फैक्ट को तो आपको प्रूव करना है, देन it is said that burden of proof to prove that fact lies on that person, उसी व्यक्ति के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है। तो वहां पर कहा गया है, जनरल बात कही गई है, जिस पर्सन को बाउंड किया जाएगा प्रूव करने के लिए किसी पर्टिकुलर फैक्ट को, तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर लाई करेगा। तो एक बात तो सेक्शन 104 में ही बाउंड कर दिया है, और आगे 105, 106, 7, 8 इनमें भी बाउंड किया जा रहा है पर्टिकुलर पर्सन को कि किसी पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने की ड्यूटी उसकी होगी। तो सेक्शन 104 में किस तरीके से बाउंड किया गया है कि जो व्यक्ति कोर्ट के पास गया अपनी डिजायर लेकर अपने राइट्स मांगने के लिए या किसी पर्सन की लायबिलिटी को डिसाइड कराने के लिए, और उसने किसी ये लायबिलिटी और राइट किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस के आधार पर मांगा है जजमेंट, तो उन फैक्ट्स को प्रूव करने की जिम्मेदारी उसी पर्सन की होगी। 104 ने बाउंड कर दिया। तो जो सेकंड पार्ट है 104, वो कहीं ना कहीं 104 के फर्स्ट पार्ट से भी कनेक्टेड है, पहली। दूसरा कहां पर बाउंड किया गया है, सेक्शन 105 में बाउंड किया गया है। कहता है द बर्डन ऑफ प्रूफ इन सूट और प्रोसीडिंग्स। द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट और प्रोसीडिंग मींस कि ये सेक्शन 105 दोनों प्रोसीडिंग्स पर एप्लीकेबल होती है, सिविल पर भी और क्रिमिनल पर भी। तो द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट और प्रोसीडिंग लाइज ऑन द पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन ऑन आइदर साइड। किसी भी सूट में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में दो पार्टीज होती है। सेक्शन 105 ये कहती है कि दोनों पार्टीज में से अगर कोई सी भी पार्टी ने कोई एविडेंस नहीं दी, कोई एविडेंस नहीं दी, तो अब ये चेक करना है कि कौन सी पार्टी इस केस को हार जाएगी। एविडेंस देने का मतलब ध्यान देना, ओरल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोई और बात नहीं। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन। तो एविडेंस का मतलब ओरल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो किसी भी पार्टी ने ना तो कोई ओरल एविडेंस दी, ना तो कोई गवाह लेकर आए, ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दी। तो अब ऐसी सिचुएशन में किसी फैक्ट को प्रूव करने की ड्यूटी किसकी होगी, वो बताती है सेक्शन 105।
एग्जाम्पल देखिए क्या कहता है, इलस्ट्रेशन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पिछली वाली में 104 में मैंने एक इलस्ट्रेशन आपको दिखाया था कि ए कहता है कोर्ट से कि आप एक जजमेंट दे दीजिए कि मैं एंटाइटल हूं कुछ लैंड का, ऐसी लैंड का जो बी के पोजेशन में है। तो सिमिलर इलस्ट्रेशन कुछ यहां पर है। देखिए 105 इलस्ट्रेशन बिल्कुल लगभग लगभग सिमिलर है। आपको थोड़ा पहचानना पड़ेगा कि ये 105 का है या 104 का है। ए सूज बी, ए ने केस डाला है, बी के अगेंस्ट डाला है। किस लिए डाला है? फॉर लैंड ऑफ विच बी इज इन पोजेशन, ऐसी लैंड के लिए डाला है जो लैंड बी के पोजेशन में है। जो सेक्शन 104 के इलस्ट्रेशन बी में भी सेम बात थी कि बी के पोजेशन में एक लैंड थी और ए कहता है कि मैं इसके लिए एंटाइटल्ड हूं, मेरा टाइटल है इस लैंड पे, तो आप मुझे दिला दीजिए। एंड विच एज ए असर्ट्स वाज लेफ्ट टू ए बाय द विल ऑफ सी, बीज फादर। ये ए ने यहां पर क्यों असर्ट किया कि ये जो लैंड बी के पोजेशन में है वो ए की है, वो ऐसा क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि एक पर्सन है सी जो बी का फादर है, वो बी के फादर ने, सी ने एक विल के थ्रू मेरे लिए छोड़ दी है ये लैंड। ये लैंड ए के लिए छोड़ दी गई है बी के पिताजी सी ने विल के द्वारा। अब सेम बात मैंने वहां पर थोड़ी सी बातें ऐड करी थी पिछली वीडियो में। तो 104 के भी सेकंड इलस्ट्रेशन में यही कहा था कि जो लैंड बी के पोजेशन में है, ए ये कहता है कि ये मेरी है, आप इसे मुझे दिलवा दीजिए। लेकिन इलस्ट्रेशन में ये नहीं कहा गया कि वो क्यों, उन्होंने कहा कि सर्टेन फैक्ट्स के एग्जिस्टेंस के कारण ए ऐसा कह रहा है। बट मैंने अपनी तरफ से कहा था कि वो सर्टेन फैक्ट जिनकी एग्जिस्टेंस बता रहा है ए, मान लेते हैं कि वो एक विल है जो बी के फादर ने ए के फेवर में करी। तो सेम इलस्ट्रेशन यहां पर है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर मान लो कोई एविडेंस नहीं दी जाती है, इफ नो एविडेंस वर गिवन ऑन आइदर साइड, ना तो ए ने कोई एविडेंस दी, ए बताए कि भाई वो विल कहां है, कोई विटनेस लेके आए कि ऐसी विल थी या विल लेके आए, कोई एविडेंस ए ने नहीं दी, और बी ने भी कोई एविडेंस नहीं दी, आइदर पार्टी कोई एविडेंस नहीं दी, बी वुड बी एंटाइटल्ड टू रिटेन हिज पोजेशन। अब पोजेशन किसके पास था? बी के पास है। ये एडमिट कर चुका है कौन? ए, अपनी प्लीडिंग में ए ने एडमिट किया है कि वो लैंड जो बी के पोजेशन में है, मींस बी का पोजेशन उसने एडमिट कर लिया है। वो कहता है कि ये मुझे दिलवाई जाए, मेरी है, क्योंकि बी के पिताजी ने विल मेरे नाम पर कर दी है। तो अब यहां पर दोनों साइड से अगर कोई एविडेंस नहीं दी जाती है तो यहां पर लूज कौन करेगा? इस केस को हार कौन जाएगा? ए हार जाएगा। जीत कौन जाएगा? बी जीत जाएगा। बी तो वैसे ही जीता हुआ है क्योंकि पोजेशन ऑलरेडी लैंड का बी के पास है। लीगल फैटर्निटी में ये कहा जाता है कि पोजेशन के 9 मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 10। अगर किसी के पास पोजेशन है तो मान लीजिए कि 10 में से 9 नंबर उसके हैं, अब वो मालिक माना जाएगा 9 बार, जब तक कि दूसरा व्यक्ति अपनी टाइटल को विद प्रूफ, प्रॉपर एविडेंस प्रूव नहीं कर देता है। तो यहां पर बी पोजेशन में था, ए कोई एविडेंस नहीं दे पाया, तो ए विल लूज अगर कोई भी एविडेंस नहीं दी जाती है। इसलिए इस केस को प्रूव करने की ड्यूटी, इस फैक्ट को प्रूव करने की ड्यूटी कि सी के पिताजी ने कोई विल बनाई थी, वो ए के ऊपर ही होगी। देयरफॉर द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन ए। अपने केस को प्रूव करने की ड्यूटी किसके ऊपर होगी? ए के ऊपर, बी के ऊपर नहीं होगी। अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं यहीं पर इसी इलस्ट्रेशन में कि जब ए ने कहा कि सी जो बी का पिताजी है उसने मेरे फेवर में एक विल करी है और उस विल के थ्रू वो लैंड जो बी के पोजेशन में है वो बी के पिताजी मुझे देकर गए हैं। जब ऐसा अपने सूट में कहा तो बी ने अपनी प्लीडिंग में ये एडमिट कर दिया कि यस, एक विल तो मेरे पिताजी ने बनाई है। विल को इसने एडमिट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि हाँ ऐसी विल बनाई थी। लेकिन एक आगे फिर एक असर्ट करता है कि ये जो विल बनवाई गई है ये फ्रॉड से बनवाई गई है, ये डरा धमका के कराई गई है,
ये कोएर्सन से कराई गई है, अंडर कोएर्सन, थ्रेट, प्रॉमिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा कराई गई। अब यहां पर ए ने प्राइमा फेसाई अपने केस को प्रूव कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने विल को एडमिट कर लिया बी, और बी ने जैसे ही एडमिट किया तो प्राइमा फेसाई ए का केस प्रूव। अब बी ने अफर्म किया है एक नए फैक्ट को, एक फैक्ट को, कि ये जो विल बनवाई गई है ये फ्रॉड से कराई गई है। तो अब ये विल फ्रॉड से बनाई गई है, अगर इस पॉइंट पर दोनों साइड से कोई भी एविडेंस नहीं देता तो कौन हारेगा इस केस को? बी हार जाएगा, बेशक उसके पोजीशन में है ये लैंड। तो अब इस बात को प्रूव करने की ड्यूटी कि विल फ्रॉड से बनवाई गई थी, ये किसकी ड्यूटी होगी? ये बी की ड्यूटी होगी। अगला इलस्ट्रेशन देख लीजिए। ए सूज बी फॉर मनी ड्यू ऑन अ बॉन्ड। ए ने एक सूट डाला बी के अगेंस्ट कि मुझे उससे कुछ मनी रिकवर करनी है, चाहिए, क्योंकि उसने एक ऐसा बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था। द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉन्ड इज एडमिटेड। बी ने जब ये सूट डाला गया तो बी ने एडमिट कर लिया कि हाँ ऐसा बॉन्ड तो मैंने एग्जीक्यूट किया था, बट साथ में बी कहता है दैट इट वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, कि ये एग्जीक्यूट तो मैंने ही किया है, साइन तो मेरे ही हैं, बट ए ने इसको मेरे पर फ्रॉड प्ले करके ऐसा बॉन्ड लिया था। बी का ऐसा कहना है, विच ए डिनाइज, जो ए ने मना कर दिया इस बात को कि फ्रॉड से नहीं लिया ये बॉन्ड मैंने, ये डिनाई कर दिया ए ने कि फ्रॉड से नहीं लिया, बट बी कहता है कि नहीं, कि फ्रॉड से लिया। अब यहां प्राइमा फेसाई बी ने जब एडमिट कर लिया कि हाँ ये बॉन्ड तो एग्जीक्यूट हुआ है, बट वो अब ये असर्ट करता है कि बी ने ए ने फ्रॉड प्ले किया था मेरे ऊपर। अब इसके आगे इस बात के लिए कि फ्रॉड प्ले हुआ था नहीं हुआ था, इसके लिए नो एविडेंस वर गिवन ऑन आइदर साइड। दोनों में से किसी भी व्यक्ति ने कोई एविडेंस नहीं दी, तो ए वुड सक्सीड, ए तो जीत जाएगा, और हारेगा कौन? बी, क्योंकि बी ने एविडेंस दी नहीं है कि वो फ्रॉड से आया है, ये मान लिया है कि हाँ बॉन्ड एग्जीक्यूट किया है। तो जो लूज करेगा, सेक्शन 105 कहती है जो लूज करेगा उसकी ड्यूटी होगी, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। एज द बॉन्ड इज नॉट डिस्प्यूटेड एंड द फ्रॉड इज नॉट प्रूव्ड। बी ने फ्रॉड को प्रूव नहीं कर पाया, और जबकि उसको बॉन्ड को डिस्प्यूट नहीं किया है, इसलिए द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन बी। तो बर्डन ऑफ प्रूफ बी पर होगा। तो यहां 104 के इलस्ट्रेशन में 105 में थोड़ा सा डिफरेंस आपने देखा होगा कि प्राइमा फेसाई जो पार्टी कोर्ट के पास गई थी, प्राइमा फेसाई उस पार्टी ने कुछ ना कुछ किया, एविडेंस कुछ नहीं दी उसने, लेकिन जो दूसरी पार्टी है उसकी तरफ से जो एडमिशन आया उसके कारण प्राइमा फेसाई वो आगे बढ़ गया है। अब एक एडमिशन अगर दूसरी पार्टी की तरफ से आया है तो दूसरे किसी फैक्ट का एलिगेशन लगाएगा। अब जैसे ही वो दूसरे फैक्ट को असर्ट करेगा तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर आ जाएगा कि भैया आप प्रूफ करिए कि जो आप असर्ट कर रहे हैं वो ठीक है, उसके लिए आप एविडेंस लाइए। तो फ्रॉड के लिए एविडेंस किसको लानी थी? बी को लानी। तो अब इस केस में दोनों तरफ से किसी ने भी अगर एविडेंस नहीं दी तो बी लूज करेगा। बी लूज करेगा तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ भी बी के ऊपर ही है कि वो प्रूफ करे। तो ये है सेक्शन 105। अब 105 एंड 104 में एक एक लाइन का अगर आपको डिफरेंस बताना हो तो 104 ये कहती है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है जो केस को जीतना चाहता है, और 105 ये कहती है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है जो केस को हार जाएगा अगर दोनों तरफ से कोई एविडेंस नहीं दी गई। तो ये डिफरेंस है सेक्शन 104 एंड 105 का। उम्मीद करता हूं कि 105 एंड 104 आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए, नहीं है तो भी कमेंट करके बताइए कि आपका कोई डाउट नहीं है। लाइक कर दीजिए, वीडियो को हाइप कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं तो वो भी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 106 के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।